बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, महफूज होंगे, ठीक होंगे। आज डिस्कस करते हैं ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है। ये फ्लैग है डेनमार्क का, इसके साथ साथ ये फ्लैग है ग्रीनलैंड का भी। ग्रीनलैंड की जोग्राफी, लोकेशन, पॉपुलेशन, एथनिसिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तारीखी लिहाज से किसने और कब डिस्कवर किया ग्रीनलैंड को, और उसके बाद जो है किस तरह ये हिस्सा बना, इट बिकम द पार्ट ऑफ डेनमार्क नावे किंगडम। और जब डिसॉल्व होता है ये किंगडम, तो फिर ये किस तरह जो है डेनमार्क का हिस्सा बना। फिर वर्ल्ड वार वन में क्या होता है, वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ, कोल्ड वार में किस तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए, और आज आज ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप क्यों एक्टिव है, ये क्यों चाहता है कि ग्रीनलैंड शुड बी द पार्ट ऑफ द यूएस। क्यों आज ट्रंप चाहता है कि यूएस के सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए जो ग्रीनलैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आज की बात नहीं, पहले भी कई बार पहले की बात भी है कि यूएस ने ट्राई किया कि वो अपना हिस्सा बनाए ग्रीनलैंड को। आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो यूएस चाहता है कि वो कब्जा करे, चाहे बाय फोर्स या थ्रू अग्रीमेंट, और क्या असरात पड़ेंगे यूरोप के ऊपर, नेटो को लेकर। यूरोप है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ये किस तरह जो है देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझते हैं आज ग्रीनलैंड को लेकर। लेकिन जल्दी में आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है डेली करंट अफेयर्स। हमारा ये ऑफर है, इट इज़ कंटिन्यू। इसको जब चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। डेली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को यहाँ पे हम कवर करते हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में डेली शेयर करते हैं। ये तमाम टेस्टों के लिए सी एस एस, सी सी ई, पी एम एस, एम ओ जी, लेट, आई एस एस बी, और जो बाकी टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, सब के लिए मंथली फ़ीस इसका जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500 एक महीने का फ़ीस है। और ये पहले हमने इसको स्टार्ट कर लिया, जब चाहें इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन, 034195988899। ओके, आइए समझते हैं हम अपने लेक्चर को। ग्रीनलैंड, ये जो मैप है ग्रीनलैंड का, यहाँ इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है। बहुत बड़ा साइज है, एक्चुअली ये साइज इसका नहीं है। अब इसका वजह क्या है, अगर आप पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप को, देन यू विल कम टू नो कि क्यों जो है इसका मैप यहाँ पे इतना इनलार्ज करके शो किया जाता है। ग्रीनलैंड ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, कोई कंट्री नहीं है, कोई प्रोविंस, स्टेट नहीं है, ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क का। यहाँ पर जो है ये डेनमार्क है, इसके पास है डेनमार्क। स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक स्टेट्स कहलाते हैं। देखिए नॉर्डिक, नॉर्ड मतलब नॉर्थ, नॉर्डिक नॉर्दर्न यूरोप कहलाते हैं। देयर आर 5 कंट्रीज, ये डेनमार्क है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और यहाँ पर आइसलैंड है। दिस 5 आर नोन एज नॉर्डिक स्टेट्स। फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं स्कैंडिनेविया। यहाँ पे ना मेनली ये 3 कंट्रीज, ये फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, दीज आर नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बट समटाइम्स डेनमार्क एंड आइसलैंड आर आल्सो काउंटेड एज द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अच्छा जी, ये है बिटवीन आर्कटिक एंड एटलांटिक ओशंस। जो लोकेशन है ग्रीनलैंड का, इसके साउथ में है, ये नॉर्थ एटलांटिक है, साउथ ऑफ ग्रीनलैंड, इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। ठीक है जी। ईस्ट ऑफ कैनेडियन आर्कटिक आर्कीप्लागो, ये जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं कनाडा के,
नोन एज आर्कटिक आर्कीपेलागो ऑफ कनाडा, तो इनके ईस्टर्न साइड में ग्रीनलैंड। ठीक है। काफकिलोबन आइलैंड, काफकिलोबन आइलैंड वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कहलाता है, दुनिया का अर्थ का जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है, लैंड है। फिर आगे जो नॉर्थ पोल है वो तो वहाँ पे आर्कटिक ओशन है। जो नॉर्दर्न पोल, जो नॉर्दर्न साइड में जो लैंड है वो ये है, खुद एक स्मॉल जजीरा आइलैंड है, ग्रीनलैंड का ही वो पार्ट है काफकिलोबन। बिल्कुल यहाँ पे दिस वन, दिस स्मॉल टेरिटरी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कहलाता है ये अर्थ का। ठीक है जी। अच्छा, ज्योग्राफिकली पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैप को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर इट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे कनाडा है, यूएस, मैक्सिको और भी कंट्रीज हैं। ठीक है जी। बट पॉलिटिकली एंड कल्चरली इट इज़ पार्ट ऑफ यूरोप, माशी लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, सियासी लिहाज से, क्योंकि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। तो इसके लिए लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है ये। इसका जो एरिया है वो है 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि कोई 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। पाकिस्तान जैसे मोर देन 2 कंट्रीज जो हैं यहाँ से बन जाएंगे एरिया को लेकर, इतना बड़ा है ये ग्रीनलैंड। ठीक है जी। जो आबादी है इसकी वो है तकरीबन 57,000 2025 के मुताबिक। और यहाँ जो है ग्रीनलैंड इनुइट्स, जो इसकी अपनी, जो यहाँ इसकी अपनी आबादी है वो 90% है। और यहाँ 8% हैं डैनिश, यानी कि डेनमार्क के लोग हैं। कुछ यहाँ बाकी और हैं। द इनुइट्स आर द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। कैपिटल इसका है नुक, बिल्कुल यहाँ पे है साउदर्न साइड में, यहाँ पर नुक एज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। तो ये जो है इट इज अंडर डैनिश कंट्रोल, एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, इट्स नॉट अ कंट्री। ठीक है जी। हिस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड, जो तारीख है ग्रीनलैंड का तारीखी लिहाज से, डिस्कवर्ड बाय एरिक द रेड 982, ये एडी है, इट्स नॉट बीसी, इट इज एडी। 982 में इसको डिस्कवर किया एक नॉर्वे का था, एक ट्रेवलर एरिक द रेड, उसने नॉर्ड्स एक्सप्लोरर, नॉर्ड्स मीन्स के नॉर्डिक, यानी कि नॉर्दर्न यूरोप की बात कर रहा है ये, फ्रॉम नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, मैंने कहा ना कि ये फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं तो वहाँ पे डेनमार्क भी आ जाएगा और यहाँ पे आइसलैंड भी आ जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्डिक स्टेट्स और स्कैंडिनेविया। ठीक है। किंगडम ऑफ डेनमार्क होता है, किंगडम ऑफ डेनमार्क नॉर्वे, फ्रॉम 537 टू 1814, 1537 से लेकर 1814 तक। यहाँ पर 2 कंट्रीज जो हैं, ये आज नॉर्वे है और ये डेनमार्क है। दे बोथ फॉर्म्ड अ किंगडम नोन एज डेनमार्क नॉर्वे किंगडम। तो इसका हिस्सा बन गया ये जो ग्रीनलैंड है, फिर ये यहाँ इन दोनों का हिस्सा बन जाएगा यहाँ पर। फिर क्या होता है कि आगे चलकर द ट्रीटी ऑफ कील, ये कील जो है एक सिटी है, एक शहर है। ये जो पेनिनसुला है यहाँ पर, ये जर्मनी का कुछ एरिया और आज डेनमार्क, इट इज नोन एज जटलैंड पेनिनसुला। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर है बिल्कुल नॉर्दर्न साइड ऑफ जर्मनी, यहाँ पर एक कील, यहाँ पर होता है एक अग्रीमेंट। ठीक है जी। ऑन 14 जनवरी 1814, 1814 की बात है, और यहाँ पे डिसोल्व होता है डेनमार्क नॉर्वे किंगडम। तो फिर यहाँ पर जो है, जो ग्रीनलैंड है, इट बिकम द पार्ट ऑफ डेनमार्क इस अग्रीमेंट के तहत। ठीक है जी। यूनिफिकेशन विथ डेनमार्क एज कॉलोनी बन गया डेनमार्क का ये। फिर ये 1814 की बात हम कर रहे हैं। फिर यहां से लेकर 1953 तक एक कॉलोनी था डेनमार्क का। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ डेनमार्क का ना अपना आइन फार्मूलेट किया 53 के अंदर। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर कुछ हद तक
इसको जो हैं मिले हैं राइट्स वगैरह, तो फिर यहां पर क्या होता है कि चेंज किया गया इसको फ्रॉम कॉलोनी टू इंटीग्रल पार्ट। भाई ये हमारा सिर्फ कॉलोनी नहीं है, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये कहे कि हम अलग हैं, आपने कब्जा किया, नहीं, ये हमारा जो है इंटीग्रल पार्ट, हमारा यहाँ पर हिस्सा है ग्रीनलैंड। ये है डेनिश के आइन के मुताबिक, 53 के आइन के मुताबिक, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने जो हैं वो एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए कि हमें मज़ीद राइट्स चाहिए। तो फिर यहाँ पर आ गया होम रूल इन 79। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट बना अपना ग्रीनलैंड का, यहाँ पर नोक सिटी के अंदर, और इनकी अपनी असेंबली वहाँ पर, पार्लियामेंट के, भाई आप अपने इश्यूज़ को, मसाइल को खुद डिस्कस करें, खुद हल कर सकते हैं। बट अगेन इट रिमेन्ड डैनिश पार्ट विथ लिमिटेड ऑटोनॉमी, कुछ इनको खुद मुख्तियारी मिली। ये 79 की बात है ये। फिर यहाँ 2009 में आकर इनको एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी मिल गई, खुद मुख्तियारी मिल गई। 2009 सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट gave full autonomy to Greenland। अब यहां पर क्या है कि डेनमार्क ने कहा कि जो आपके 3 अफेयर्स हैं, जो आपके 3 मैटर्स हैं, 3 कौन से, एक है डिफेंस, दूसरा फॉरेन पॉलिसी, थर्ड वन इकोनॉमी। आपकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और जो इकनॉमी है वो हमारी वहाँ पर होगी। जो बाकी मसाइल हैं आपके एजुकेशन को लेकर, जो बाकी आप ला पास करें वो आपकी मर्ज़ी है, तमाम अपने इश्यूज़ को आप ख़ुद हल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वज़ीर ख़ारजा वो हमारा होगा, वहाँ पर आर्मी हमारी होगी, और जो वहाँ पर इकनॉमी है वो भी हमारा ही चलेगा वहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे आता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड, क्या इंटरेस्ट है, यूएस का किस तरह प्रेजेंस है, मौजूदगी है यहां पर जो है ग्रीनलैंड के अंदर। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ। देखिए जरा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी ऑक्यूपाइड, जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया, किसके ऊपर, डेनमार्क के ऊपर। 9 अप्रैल 1940 से लेकर 4 मई 1945 तक डेनमार्क वाज अंडर जर्मन कंट्रोल, ठीक है। और जब मई 45 को शिकस्त मिला जर्मनी को, तो फिर यहां पर जो है डेनमार्क से कब्जा खत्म होता है जर्मनी का। जब यहां पे अटैक करता है जर्मनी 9 अप्रैल 1940 को डेनमार्क के ऊपर, तो फिर यहां पर क्या होता है कि जो हैं यूएस ने फॉलो किया मॉनरो डॉक्ट्राइन। ये जो डॉक्ट्राइन है इसको आगे हम समझेंगे इन डिटेल, ठीक है जी। 2 दिसंबर 1823 को यूएस ने फॉलो करना शुरू किया मॉनरो डॉक्ट्राइन, ठीक है जी। तो उसके तहत यूएस ने सोचा कहीं जर्मनी जो है यहां पे आकर कब्जा ना करे ग्रीनलैंड के ऊपर, बिकॉज इट वाज अंडर, पहले भी और आज भी, यहां पर डैनिश का कंट्रोल। तो अगर डेनमार्क पर कब्जा किया जर्मनी ने, तो हो सकता है कि जर्मनी यहां भी आकर कब्जा कर ले ग्रीनलैंड के ऊपर। तो अमेरिका यहां पे क्या करता है, एक अग्रीमेंट साइन करता है, ठीक है जी, नॉन एज द कॉफमैन ट्रीटी, साइंड ऑन 9 अप्रैल 1941। 9 अप्रैल 1940 को जब जर्मनी ने अटैक किया, कब्जा किया जो है डेनमार्क के ऊपर, तो उसके 1 साल के बाद 9 अप्रैल 1941 को जो है ये अग्रीमेंट साइन करते हैं। कौन, साइन बाय हेनरिक डी कॉफमैन एंड कॉर्डल हेल। ग्रीनलैंड एज प्रोटेक्टोरेट। देखें जरा, डेनमार्क का एम्बेसडर था, सफीर था यहां यूएस के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। तो उसने क्या किया, एक अग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ। कॉर्डल हेल वाज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है जी। और यहां पर कोई इल्म नहीं था डेनमार्क के लोगों को, गवर्नमेंट को। उसने यहां बैठकर अमेरिका के अंदर ये अग्रीमेंट साइन करता है यूएस के साथ ये, ठीक है जी। तो फिर यहां यूएस ने जल्दी अपने फौजियों को डिप्लॉय किया टू प्रोटेक्ट ग्रीनलैंड। और उसके बाद क्या होता है, जब ये जंग खत्म होता है, 45 की बात है,
और फिर डेनमार्क ने इस पर केस किया था, गद्दारी का केस लगा इसके ऊपर, कॉफमैन के ऊपर, कि आपने विदाउट और परमिशन सीक्रेटली ये क्यों अग्रीमेंट साइन किया विद द यूएस कि वो यहाँ पे आकर अपनी फौज को डिप्लॉय करे ग्रीनलैंड के अंदर। ठीक है, बट वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है कि यूएस ने आकर प्रोटेक्ट किया ग्रीनलैंड को फ्रॉम जर्मन ऑक्यूपेशन। ठीक है, अच्छा, अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है 45 के अंदर। अब यहां पर एक और थ्रेट, कोल्ड वॉर का आगाज, सोवियत यूनियन, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, कोल्ड वॉर 45 से लेकर 1991 की बात है ये। एक ये थ्रेट्स कि कहीं जो सोवियत यूनियन है उसका एक्सपेंशन हो टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड्स, यहां नेटो बनता है। नेटो वॉज मेड ऑन 4 अप्रैल 1949 को, और डेनमार्क जो हैं वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स बन गया। कुल मिलाकर यहां पर थे 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज ने, 2 यहां थे, एक यूएस और कनाडा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, बाकी 10 थे फ्रॉम यूरोप। नेटो वॉज साइंड इन वॉशिंगटन डीसी इन द यूएस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब नेटो को साइन करता है डेनमार्क, अमेरिका, तो फिर यहां पर कुछ हद तक जो है डेनमार्क अग्री हुआ। ठीक है, यूएस की फोर्सेस यहां पर हैं ग्रीनलैंड के अंदर। ठीक है, कुछ हद तक इस बात को हम अभी समझ लेते हैं। अब ये 41 से लेकर 1951 तक यूएस तो मौजूद था, यहां पे प्रेजेंट था ग्रीनलैंड के अंदर। ठीक है जी, अब यहां पर जो है डेनमार्क ने खुद एक अग्रीमेंट साइन किया विद द यूएसए, ग्रीनलैंड डिफेंस अग्रीमेंट, 27 अप्रैल 1951 को साइन करते हैं डेनमार्क और अमेरिका के जो हैं, हम एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन करते हैं यूएस के साथ ग्रीनलैंड को लेकर। लेकिन यहां पे ये कहना है डेनमार्क का कि सिर्फ ये तय हुआ कि अगर किसी कंट्री ने, चाहे वो सोवियत यूनियन कोई और कंट्री, अगर उसने आकर कब्जा किया, अटैक किया यहां पे ग्रीनलैंड के ऊपर, तो उसको जो है वो यूएस करेगा प्रोटेक्ट। लेकिन क्या करता है यहां पे अमेरिका, सीक्रेटली ऑपरेशन ब्लू जे के नाम से ये खुफिया रखता है इसको अमेरिका। 1951 से 52 तक अमेरिका ने यहां बनाया एक एयरबेस, द यूएस बिल्ट एन एयरबेस इन ग्रीनलैंड, और डेनमार्क ने कहा कि मुझे कोई इसका इल्म नहीं था, यानी कि विदाउट डैनिश परमिशन यूएस बिल्ट एयरबेस इन ग्रीनलैंड। ये कहां पर एयरबेस है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, यहां पे आकर टुल्हे एयरबेस, नाउ इट इज नोन एज पेटोफिक स्पेस बेस, वाज मेड बाय द यूएस। जब ये बनकर तैयार हुआ एयरबेस, तो उसके बाद जो है इसको अमेरिका ने डिस्क्लोज किया कि भाई हमारा यहां पर एयरबेस बन चुका है ये। ठीक है, अच्छा जी, ये है टले एयरबेस, नाउ इट इज नोन एज पेटोफिक एयरबेस। ये बिल्कुल यहां पर है इस साइड में यूएस का एयरबेस, और यहां पर फौजी मौजूद हैं, सब कुछ है यूएस का भी। ये है वो यूएस का एयरबेस ग्रीनलैंड, यानी कि पहले से ही सिंस 1941 से लेकर 51 तक यहां कुछ डेनमार्क अग्री नहीं था, लेकिन 51 में जो है डेनमार्क ने खुद ये अग्रीमेंट साइन किया था टू प्रोटेक्ट ग्रीनलैंड। लेकिन उसका ये कहना है, मैंने ये कहा यूएस को कि आप सपोर्ट करेंगे मुझे अगर किसी कंट्री ने आकर यहां पे अटैक किया, लेकिन जहां तक बात है इस एयरबेस को लेकर, ये हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हम जो हैं यहाँ पे एयरबेस बना रहे हैं। जब यूएस ने इसको मुकम्मल किया, उसके बाद जो है डेनमार्क को इन्फॉर्म किया गया। ठीक है जी, अच्छा, और यहाँ पे ना डेनमार्क ने कहा कि आप अपने फ्लैग के साथ हमारा फ्लैग लाजमी लगाएंगे इस एयरबेस में, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क। अच्छा जी, तो 51 से लेकर आज तक यहां पे यूएस की फौज है, एयरबेस है वहां पे यूएस का ग्रीनलैंड के अंदर। परचेज प्राइस ऑफ ग्रीनलैंड एस्टिमेटेड 2019 से ट्रंप ने पहले भी कहा है ऐसा, जो ट्रंप का फर्स्ट टर्म था, ट्रंप ने कहा कि हम जो है परचेस करना चाहते हैं ग्रीनलैंड को। तो डिफरेंट जो है मैगजीन्स में
जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उनकी जो हैं वो रिपोर्ट्स, उनका प्राइस, दी वाशिंगटन पोस्ट में ये प्राइस डिस्कस हुआ कि $200 मिलियन से लेकर $1.7 ट्रिलियन प्राइस हो सकता है ग्रीनलैंड का। और यहां उसने कहा कि फाइनली दैट शुड बी $42.6 बिलियन। ठीक है, और ये है फाइनेंशियल टाइम्स, इसने कहा कि $1.1 ट्रिलियन जो है वो प्राइस होना चाहिए ग्रीनलैंड का। वहां आप बहुत बड़ा टेरिटरी है, 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। ठीक है जी, और वहाँ बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, एक रिच आइलैंड है, और इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बहुत ही जो है वो इसकी लोकेशन बहुत फेयर है। बहरहाल यहाँ 1.1 ट्रिलियन मतलब कि $1100 बिलियन। ठीक है जी। फिर यहाँ पे रिपोर्ट पेश किया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि $533 बिलियन जो हैं इसका वैल्यू होना चाहिए। और यहाँ द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि $50 बिलियन। ये 19 की बात है, ये 19 की बात है, लेकिन हम आज की बात करें 2026 में जो ट्रंप ने अभी इस इशू को दोबारा खड़ा कर दिया, तो यहां जो है इसका कॉस्ट रफली $700 बिलियन जो है वो डिस्कस हो रहा है हर जगह पे, अगर ट्रंप जिसको परचेज करे तो। ठीक है जी। फिर यहां पर क्या हुआ कि जो लोग हैं ग्रीनलैंड के अंदर, एहतजाज, प्रोटेस्ट, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी। भाई जो ग्रीनलैंड है कोई चीज़ थोड़ी है किसी ने भेज दिया, सेल किया, किसी ने परचेज किया। नो, हम की प्रॉपर्टी नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो हैं इसको सेल नहीं करेंगे। लोगों ने यहाँ पर ना साउदर्न साइड में नोक है, आबादी बहुत ज़्यादा है, कुछ नॉर्थ में आबादी कम है ग्रीनलैंड के अंदर। तो पीपल ऑफ ग्रीनलैंड दे रिजेक्टेड कि हमारा जो है वो प्राइस आप लोग एस्टिमेट करें। जो यूएस है, अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो अमेरिकन हिस्ट्री है, यूएस की हिस्ट्री तारीख है, तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो यूएस की आज टेरिटरी है, जो अमेरिका है, ये परचेज किया अमेरिका ने, खरीदे हैं ये स्टेट्स दूसरों से। जब 1776 को अमेरिका बनता है, फ्रॉम ये 4 जुलाई की बात है, 76 वॉर ऑफ यूएस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तब यहाँ पर थे ये 13 स्टेट्स। यहाँ पर ये जो हैं न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, और यहाँ पर ये हो गया जॉर्जिया। दीज वर 13 यूएस स्टेट्स, यानी कि 13 ब्रिटेन कॉलोनीज। दे फॉट वार अगेंस्ट ब्रिटेन और इन्होंने लिया आज़ादी। फिर यहाँ से बनता है अमेरिका। आज ये बिल्कुल ये ईस्टर्न साइड में है वो स्टेट्स। फिर बाद में जो है काफ़ी अमेरिका ने ख़रीदे हैं, परचेज़ किए, और फिर वहाँ कुछ कब्जे भी किए हैं, और कुछ ने ज्वाइन भी किया खुद यूएस को। यहाँ पर क्या होता है कि थॉमस जेफरसन, यूएस का फाउंडिंग फादर, एक आपने मिलकर स्ट्रगल किया विद जॉर्ज वाशिंगटन। थॉमस जेफरसन वाज द 3rd यूएस प्रेसिडेंट, और बहुत ही बड़ा नाम है जेफरसन। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का बादशाह किंग, तो लुइसियाना परचेज ये अग्रीमेंट होता है 1803 की बात है। $15 मिलियन में, $15 मिलियन में ये अग्रीमेंट तय हुआ। और ये तमाम एरियाज़ हैं जो आज यहाँ पे मिजोरी और मिसिसिपी रिवर्स हैं, वो एरिया है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है यूएस के लिए। यहाँ पर ये मोंटाना, जिसका कुछ हिस्सा है कनाडा के अंदर भी, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मैनसोटा, व्योमिंग, आयोवा, नेब्रास्का, कोलोराडो, कंसास, मिजोरी, अरकानसास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको, ये टेक्सास है, और यहाँ पर ख़ुद लुइसियाना स्टेट है। ठीक है जी, ये वो स्टेट्स हैं, कोई 15-16 स्टेट्स हैं जो यूएस ने ख़रीदे हैं फ्रांस से उस वक्त। ये 1803 की बात है, ये क्लियर। इतना बड़ा एरिया जो है अमेरिका ने परचेज किया पहले फ्रांस से। और फिर यहाँ आपको तो याद है, ये जो आज अलास्का है यूएस का स्टेट,
49th स्टेट है ये यूएस का, और 50 कौन सा है? इट इज़ हवाई। दिस वन इट इज़ अलास्का। एक ज़माना था जब ये हिस्सा हुआ करता था रशिया का, रूस का, ठीक है जी। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वजीर खारजा विलियम सेवर्ड, इसको बहुत शौक हुआ कि इसको हम परचेज करेंगे, और तब रोका था प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने, लेकिन ये बाज नहीं आया, इसने डील किया, इसने परचेज किया। कब की बात है? ये 30 मई 1867 की बात है। $7.2 मिलियन में अलास्का खरीदा गया, तब की बात है ये, ठीक है जी। और ये परचेस किया यूएस ने 1867 की बात है, और ये स्टेट बना यूएस का 1959 की बात है। इट बिकेम 49th अमेरिकन स्टेट। तो तब सदर साहब ने कहा, लोगों ने कहा कि इसने गलती की है, एक यूजलेस लैंड खरीदा गया है रशिया से, ठीक है जी। फिर बाद में देखा कि नहीं, ये तो बहुत ही हमारे लिए अचीवमेंट है, बड़ी बात है ये। तो अलास्का भी जो है वो अमेरिका ने खरीदा रशिया से, ठीक है। अच्छा जी, आज यहां पर आप सुनेंगे डॉनरो डॉक्ट्राइन। ये डॉनरो डॉक्ट्राइन क्या है? एक्चुअली मॉनरो डॉक्ट्राइन है ये। 2 दिसंबर 1823 को ये एक स्पीच किया, ये नजरिया दिया जेम्स मॉनरो, जो यूएस के प्रेसिडेंट 1817 से लेकर 1825 में फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए सदर रहा ये। तो जेम्स मॉनरो ने ये नजरिया दिया, नोन एज मॉनरो डॉक्ट्राइन। उसका मतलब ये, नो फॉरेन इंटरफेरेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहाँ पर कोई भी जो है, चाहे वो यूरोप है, कुछ इस तरह। देखें ज़रा, तब ना ये स्पेन बहुत ही स्ट्रांग था, इसके कुछ कॉलोनीज थे अमेरिका के अंदर, वहाँ पे साइड एरियाज में। तो फिर यहाँ से ये नज़रिया जेम्स मॉनरो का, यूं समझें कि यहाँ पर ये बाउंड्री बनाया गया, ठीक है जी। कोई भी यूरोपियन पार हो, या जिस तरह आज की भी हम बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन तब स्पेन से काफ़ी जो वो थ्रेट था यूएस को। तो कोई भी पावरफुल कंट्री जो है, चाहे वो यूरोपियन साइड से है, वो अफ्रीका से, वो एशिया से, वो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके यहाँ पर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इट इज़ ओनली फॉर द यूएस। यहाँ कोई इंटरफ्रेंस नहीं है, कोई लेन देन नहीं है इन कंट्रीज का, पावरफुल कंट्रीज का। हालांकि अगर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये यूके, आयरलैंड, खुद स्पेन, पोर्चुगाल, ये मोराको, मोरितानिया अफ्रीका के अंदर, ये माली, ये जो हैं कोट डी आइवरी, आइवरी कोस्ट, ये गनिया, बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ अफ्रीका के, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ये भी वेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तक बात है पॉलिटिकली, तो हम इस बाउंड्री को यहाँ से ड्रा करेंगे कि जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका हैं, दे विल बी गाइडेड बाय द यूएस, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन पावरफुल कंट्रीज इन दीज 2 कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ से एक ये सियासी लिहाज से बाउंड्री बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा, और आज ट्रंप जो है वही काम कर रहा है, ट्रंप का आज वही काम है। देयरफॉर इट इज नोन एज डॉनरो डॉक्ट्राइन। ये मॉनरो से लिया गया, और ये डॉन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है। देखें जरा, आज ग्रीनलैंड है, आज वेनेजुएला पर किस तरह जो है वहां से उठाकर मदुरो को आया ट्रंप, क्योंकि जो वेनेजुएला है वो क्लोज है विथ रशिया, और रशिया क्यों आए यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। और थ्रेट करता है ट्रंप क्यूबा को भी और कोलंबिया को भी। देखें ज़रा, अब यहाँ पे ये तमाम वो एरियाज़ हैं जो मिलेंगे आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, चाहे वो साउथ अमेरिका है। यहाँ पर ये वेनेजुएला है, यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रशिया का, तो यूएस ने यहाँ से उठा के ले गया ट्रंप जो है निकोलस मदुरो को, और थ्रेट किया, धमकी दिया कोलंबिया को और क्यूबा को भी, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और आज यहाँ जो है ग्रीनलैंड के अंदर भी
जो ट्रंप कहता है कि ये हमारा एरिया है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बाय फोर्स या बाय अग्रीमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए। तो एक्चुअली ट्रंप प्रमोट कर रहा है मॉनरो डॉक्ट्रिन को कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, यहाँ पर कोई भी और पावरफुल कंट्री का इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हम नहीं चाहते हैं। Therefore, this concept of Trump is known as Monroe Doctrine because he is reviving Monroe Doctrine actually. ठीक है जी। और ट्रंप ने अभी जो है धमकी भी दिया, थ्रेट दिया कोई 8 कंट्रीज को, यूरोप के यहाँ पे 8 कंट्रीज हैं कि 10% आपके ऊपर मैं मज़ीद फ्रॉम 1 फेब टैरिफ इम्पोज करूँगा अगर आप लोग बाज नहीं आए, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया ग्रीनलैंड के मामले को लेकर। यहाँ यूके है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, खुद ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 8 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रंप ने कहा कि हम मज़ीद जो हैं 10% टैरिफ इम्पोज करेंगे आफ्टर 1 फेब। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने, डेनमार्क, यहाँ और भी कंट्रीज़ हैं, अपने सिक्योरिटी को यहाँ पे डिप्लॉय किया ग्रीनलैंड के अंदर टू प्रोटेक्ट दिस पार्ट फ्रॉम अ पॉसिबल यूएस अग्रेशन। हालांकि पहले से ही यहाँ पर जो है यूएस का ये एयरबेस मौजूद है। अच्छा, दिस ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस लेड बाय डैनिश आर्मी चीफ पेटर बायसन। उनका यहाँ पर जो है अभी उनके ड्रिल्स वो कंटिन्यू हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, व्हाई ट्रंप सेज द यूएस नीड्स ग्रीनलैंड, हमें चाहिए, आखिर इसका वजह क्या है? 3 मेन रीजंस हैं। ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर, बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम BMEWS के लिए एट पैसिफिक स्पेस बेस अब यहाँ पे मौजूद है। अमेरिका पहले से ही, हो सकता है वो फ्यूचर में यहाँ से बिल्कुल और भी ईस्ट में भी आ जाए, जो कि यूएस के लिए ये एरिया बहुत ही साजगार है, बहुत ही फेवरेबल है बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग को लेकर। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्राइमरली फ्रॉम रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। द यूएस विल क्लोजली मॉनिटर यूरोपियन कंट्रीज। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो देखिए, जब ग्लोब देखेंगे, ग्लोब में ये और भी क्लोज हो जाता है रशिया के साथ यहाँ पे आकर। तो ये कहना है यूएस का, अगर हमारे फौजी पहले से यहाँ पे मौजूद हैं फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ से हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं किसको, रशिया को, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को, और यहाँ पर जो है चाहे वो चाइना की और कंट्री है। ठीक है जी। और फ्यूचर में जो है अमेरिका यहाँ बैठकर यूरोप को भी काउंटर करेगा क्लोजली, देखना इस बात को आप। तो 2 इसके लिए जो कि ये मकसद है अमेरिका के लिए। नॉर्दर्न सी रूट NSR, नॉर्दर्न सी रूट आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट पैसेज, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ठीक है जी। नॉर्दर्न सी रूट है रोटरडम नेदरलैंड्स, शंघाई चाइना, जिसका लेंथ है 13,700 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर्स। ठीक है जी। और दूसरा ये है ट्रेडिशनल रूट जो पहले से मौजूद हमारे पास है, सुएज कैनाल है, मलाका स्ट्रेट है टुवर्ड्स जापान चाइना, और ये बन जाता है 20,900 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर्स। ये कितना लेंदी है और ये कितना जो है वो शॉर्ट है, 14,000 और 21,000। देखें ज़रा, यहाँ से ये मिलेगा आपको, यहाँ से चाहे नेदरलैंड्स है, चाहे यहाँ नॉर्वे है, ये फिर रशिया, साइबेरिया, आर्कटिक ओशन से यहाँ पर जो है ये बैरिंग स्ट्रेट है, फिर यहाँ जापान और चाइना। ये लेंथ तकरीबन ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर है ट्रेड के लिए, कारोबार के लिए। हालांकि यहाँ ग्लेशियर्स भी हैं, बर्फबारी भी, वो अलग बात है। ठीक है जी। फिर यहाँ से जो हमारे पास एक पहले से रूट मौजूद है, ये अटलांटिक ओशन, यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, मेडिटेरेनियन सी है, सुएज कैनाल है, यहाँ पर रेड सी है। फिर इस तरह जो है ये अरेबियन सी से मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, यहाँ तक ये बहुत लेंदी रूट है, कोई 21,000 किलोमीटर्स का ये लेंदी रूट है। तो ये कहना है ट्रंप का, ये सोचना है
कि यहां से, अब ये देखिए जरा, यहां से ये है नॉर्थ ईस्टर्न सी रूट, तो ट्रंप यहां से बैठकर इसको आराम से काउंटर करेगा, मॉनिटर करेगा इस रूट को, जो फ्यूचर में इसको चीन यूज कर सकता है और आज भी कर रहा है कुछ हद तक, बजाय कि ये जो है हमारे पास पहले से ही एग्जिस्टिंग वाटर को लेकर ये रूट है। ठीक है जी, एक यहां से ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न जो है नॉर्थ ईस्ट पैसेज, फिर यहां से ये है नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ये जो है यूएस कनाडा से फिर ग्रीनलैंड है अलास्का तक, ये बजाय कि यहां से लेकर ये अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका से बिल्कुल यहां से यूं आ जाएंगे अलास्का। ठीक है जी, तो दोनों लिहाज से ग्रीनलैंड जो है ट्रेड रूट को, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूएस जो है फ्यूचर में भी काउंटर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, यहां पे एक गार्ड बन सकता है इन दोनों वाटर रूट्स का भी। ठीक है, नंबर थर्ड वन, रेयर अर्थ मिनरल्स यहां बहुत ज्यादा हैं। केवन फील्ड है, ये बिल्कुल साउदर्न साइड में, यहां पर बहुत ही जो है मिनरल्स हैं ग्रीनलैंड के अंदर। इज अ मिनरल डेपोजिट इन साउदर्न ग्रीनलैंड रिच इन यूरेनियम एंड जिंक, और यहां लिथियम भी है, ग्रेफाइट भी है। रेयर अर्थ मिनरल्स आर वाइटल फॉर एआई, डिफेंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात भी कर रहा है। ये तीन चीजें यहां पर आ गए हैं। ठीक है जी, अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ ट्रंप इन्वेड्स ग्रीनलैंड, क्या होगा अगर ट्रंप यहां पे अटैक करता है, अगर ट्रंप यहां पे हमला करता है तो फिर क्या होगा यहां पे। ठीक है जी, एंड ऑफ नेटो हो सकता है, नेटो बहुत कमजोर तो हो जाएगा, जो ट्रांस एटलांटिक रिलेशंस हैं यहां से यूरोपियन कंट्रीज और यूएस कनाडा, जो इनके रिलेशंस आपस में हैं काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगे। और यूएस को हमेशा सपोर्ट किया है यहाँ पर यूके ने, फ्रांस ने, बाकी नेटो कंट्रीज़ ने, तो काफ़ी वीक होगा नेटो, या हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाए अल्टीमेटली, नेटो का यहाँ पर एंड भी हो सकता है ये। ठीक है जी, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ द यूएस, अब अमेरिका नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है, यूएस बहुत ही स्ट्रांग है, उसका बहुत चलता है, पावरफुल कंट्री है, लेकिन फिर भी देखें ज़रा, ये साउथ अमेरिका काफ़ी इतना क्लोज नहीं है विद द यूएस, नई अफ्रीका, नई इतना एशिया, आज तो एशिया में चाइना और रशिया बहुत ही स्ट्रांग पावर हो रहे हैं। तो यूरोप में दो वीटो पावर कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे जो इसके एलीज हैं, यूके और फ्रांस, एटॉमिक पावर कंट्रीज़ भी हैं। तो अगर ये डिप्लोमेटिकली यहाँ पे बढ़ेंगे, रशिया में आ जाएंगे, आज रशिया में शायद नहीं आएंगे, आगे चलकर आ सकते हैं, अगर वो चाइना आ जाएंगे, और ये फ्रांस ने भी कहा, यहाँ पे दौरा भी किया कनाडा की पीएम ने अभी चीन का, तो ये यूएस के लिए बड़ा सेटबैक है। तो डिप्लोमेटिकली जो है अगर अमेरिका आइसोलेट ना भी हो जाए तो कुछ हद तक ये जो है इसको नुकसान पहुंचेगा यूएस को। ग्लोबल पावर शिफ्ट, चाइनाज एंड रशियन सुप्रीमेसी, नो डाउट ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो है चाइना फ्यूचर में, चाइना और रशिया जो हैं यूएस से आगे बढ़ सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ यूएस कर रहा है ना विद ग्रीनलैंड, ये काफ़ी डैमेज पहुंचाएगा वेस्टर्न पावर को। इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड लाइक ग्रेट डिप्रेशन, 1929 से लेकर 1939 में पूरे दुनिया के अंदर शुरू हुए, यूएस, अमेरिका से यूरोपियन कंट्रीज में, फिर दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गए, नोन एज ग्रेट डिप्रेशन। पहले स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, फिर पार्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूज सेटबैक, और ये भी एक रीजन साबित हुआ वर्ल्ड वार 2 को लेकर। तो इस तरह जो है एक इकोनॉमिक सेटबैक दुनिया फेस कर सकता है अगर अमेरिका अटैक करे ग्रीनलैंड के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, यूएस के एजेंसीज हैं यूरोप में, कनाडा में, यूएस के अंदर, कौन उनको फंड्स देगा, किस तरह वो काम करेंगे, खुद यूएन किस तरह काम करेगा। पहले से जो अमेरिका ने किया वेनेजुएला के साथ, तो बहुत सारे सवालिया निशान है अब यूएन यहाँ पर। पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्ल्ड वार 3, और यहाँ पे हम
वर्ल्ड वार 3 के ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दूर है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप जो है, अगर लाजमी सी बात है जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज़ ने, यूरोप ने क्या किया, डिप्लॉय किया अपने फौज को ग्रीनलैंड के अंदर टू डिफेंड इट फ्रॉम अ पॉसिबल यूएस इन्वेजन। अगर अमेरिका ने अटैक किया यहाँ पर तो फिर ये जो हैं यहाँ पहले से ही मौजूद हैं, तो जंग लग सकता है फिर यहाँ पर भी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं जो आज बहुत जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। और ट्रंप ने अभी कहा डावोस के अंदर जो वहाँ पे जारी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग, कि भाई ठीक है हम बाय फोर्स जो हैं अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, ग्रीनलैंड को फोर्स को यूज नहीं करेंगे, लेकिन नेटो ने एक्सेप्ट कर लिया कि डील के जरिए थ्रू अग्रीमेंट हमें सपोर्ट करें। तो ट्रंप का कहना है ये कि भाई एट एनी कॉस्ट चाहे अग्रीमेंट करो, हमसे पैसे लो, वरना हम अल्टीमेटली फोर्स को यूज करेंगे और इस जजीरे को, आइलैंड को अपना हिस्सा लाजमी बनाएंगे हमारी सिक्योरिटी के लिए। ट्रंप ने बार बार कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।